Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is distinction between consignment and sale. So let's get started the video. Distinction between consignment and sale. So students, here are three columns. One is basis of difference and the next is consignment and the last one is sale column. So first difference is ownership. Under the consignment, in case of consignment, the ownership of the goods is not transferred to the consignee. The consignor remains the owner of the goods consigned until they are sold by the consignee. तो स्टूडेंट्स कंसाइनमेंट के केस में जो हमारी गुड्स का ऑनरशिप होता है वो कंसाइनी को ट्रांसफर नहीं किया जाता है. कंसाइनर जो होता है वही गुड्स का ऑनर रहता है तब तक कि जब तक कि जो कंसाइनी है सभी गुड्स को बेच नहीं देता. So the consignor remains owner of the goods consigned until they are sold by the consignee. तो इस तरह से कंसाइनर जो है वो फुल जब तक कि जो भी हमारा सामान है वो कंसाइनी बेच नहीं देता तब तक वो उसके पास राइट रहता है ऑनरशिप का. Whereas under the sale, in case of a sale, the ownership of the goods is immediately transferred to the buyer along with the transfer of the goods. लेकिन सेल के केस में जो हमारे ऑनरशिप ऑफ गुड्स है वो हम तुरंत बायर को ट्रांसफर कर देते हैं जैसे ही हम ट्रांसफर ऑफ गुड्स बायर को कर देती है. नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज. अंडर द कंसाइनमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज दैट ऑफ ए प्रिंसिपल एंड एन एजेंट. तो कंसाइनर एंड जो कंसाइनी का रिलेशनशिप है आपस में वो एक प्रिंसिपल एंड एक एजेंट की तरह होता है. तो कंसाइनर जो होता है वो प्रिंसिपल होता है क्योंकि वो ऑनर होता है और जो हमारा कंसाइनी होता है वो एक तरह से एजेंट का काम करता है. मीन्स जो कंसाइनर होता है वो एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है और जो हमारा कंसाइनी होता है वो एक एजेंट की तरह काम करता है क्योंकि कंसाइनर जो है वो पूरी तरह से गाइड करता है अपने कंसाइनी को. Whereas under the sale, the relationship between the two parties is that of a buyer and seller. लेकिन सेल के केस में जो हमारी दो पार्टीज होती हैं बायर एंड सेलर तो वो एज इट इज ही होती हैं. One is buyer and the other one is seller. Next is third point, risk. Under the consignment, the risk remains with the consignor although the goods are physically in the possession of consignee. तो consignment के केस में जो हमारा रिस्क होता है वो सारा का सारा कंसाइनर से डील करता है क्यों चाहे हमारी जो गुड्स हैं कंसाइनी की कस्टडी में ही क्यों ना हो. सारा जो रिस्क होगा वो कंसाइनर के साथ ही डील करता है. Whereas under the sale, the risk is transferred to the purchaser immediately on sales, even when the goods may remain in the possession of seller. तो सेल के केस में जो है जो रिस्क होता है वो हम तुरंत परचेजर को ट्रांसफर कर देते हैं जैसे ही हमारी सेल होती है. फिर चाहे हमारी जो गुड्स हैं सेलर की ही कस्टडी में क्यों ना हो लेकिन जो रिस्क है यहाँ पे सेल के केस में वो सारा का सारा हम ट्रांसफर कर देते हैं परचेजर को बायर को. नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ पोसेशन. Under the consignment, the possession of goods is transferred to the consignee immediately. तो consignment के केस में जो भी हमारी गुड्स हैं उसे हम तुरंत कंसाइनी को ट्रांसफर कर देते हैं. Whereas under the sale, fourth point, in sale the transfer of goods to the buyer may not be immediate and the goods may be delivered to the buyer at a later date. लेकिन सेल के केस में जो हमारी गुड्स होती हैं जरूरी नहीं कि हम उसे तुरंत बायर को ट्रांसफर कर दें. हो सकता है कि जो हमारी गुड्स हैं हम बायर को कुछ टाइम बाद भी ट्रांसफर करते हैं. कई केसेस में ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम बायर को सभी गुड्स ट्रांसफर करते हैं. नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, पेमेंट ऑफ सेल प्राइस. Under the consignment, in case of consignment, the consignee is not liable to pay any price till the goods are sold. तो स्टूडेंट्स कंसाइनमेंट के केस में जो हमारा कंसाइनी होता है वो बिल्कुल भी लायबल नहीं होता किसी भी तरह का प्राइस पे करने के लिए जब तक कि हमारी गुड्स जो है कंसाइनी बेच नहीं देता. Whereas under the sale, the purchaser is liable to pay the price as and when sales are. तो सेल के केस में जो हमारा बायर होता है वो प्राइस देने के लिए लायबल होता है जैसे ही हमारी सेल कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है. नेक्स्ट इज सिक्स पॉइंट, कॉलिंग बैक ऑफ गुड्स. Under the consignment, the consignor can call back consigned goods or unsold goods at any time. तो कंसाइनमेंट के केस में जो कंसाइनर होता है वो किसी भी समय पे
जो गुड्स हैं या हमारी अनसोल्ड गुड्स हैं उन्हें वापस मंगवा सकता है किसी भी समय भी। तो कंसाइनर जो है कैन कॉल बैक कंसाइंड गुड्स और अनसोल्ड गुड्स एट एनी टाइम। Whereas under the sale, in sale, the goods sold can't be called back by the seller because buyer is the absolute owner of the good. लेकिन सेल के केस में सेलर ने जितने भी गुड्स बेच दी हैं तो उसका जो रियल एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द गुड्स है अब वो कौन है? बायर। तो इस तरह से जो सेलर है किसी भी तरह से वो गुड्स को वापस कॉल बैक नहीं कर सकता, वापस मंगवा नहीं सकता, क्योंकि जो गुड्स हम बेच चुके हैं अब उसका रियल ओनर जो है, एब्सोल्यूट ओनर है, वो है बायर। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स। अंडर द कंसाइनमेंट all expenses incurred on goods by consignee are to be borne by the consigner। कि एक्सपेंसेस कंसाइनी गुड्स पर कर रहा है वो सभी जो हैं बाद में कंसाइनर को ही पे करने पड़ते हैं। all expenses incurred on goods by the consignee are to be borne by the consigner, whereas under the sale all expenses incurred after sale of goods are to be borne by the buyer unless otherwise agreed upon between the parties। तो स्टूडेंट सेल के केस में जितने भी एक्सपेंसेस सेल ऑफ गुड्स होने के बाद हमारा बायर करता है तो सभी बायर को ही पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई एग्रीमेंट हो इनके बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में, कि हम गुड्स जो है आपके घर तक डिलीवर कर देंगे और इसके जो चार्जेस हैं हम सेलर खुद पे करेगा, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि सेलर खुद इनकी पेमेंट करे। लेकिन सेल होने के बाद मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बायर को ही बोर्न करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। फिर भी अगर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज बायर एंड सेलर के बीच में हो कि सेलर कई बार कह सकता है कि ये सामान आपके घर तक भिजवा दिया जाएगा और इसकी पेमेंट जो भी होगी वो हम खुद हैंडल कर लेंगे, खुद पे कर लेंगे, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि जो सेलर है वो खुद इसकी एक्सपेंस की पेमेंट बेयर कर सकता है। Next is 8th point, loss of goods. When goods are lost on consignment, it is the consigner who will bear the loss। तो कंसाइनमेंट के केस में अगर हमारी गुड्स लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है, तो कंसाइनर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको ये सारा लॉस सहन करना पड़ता है। Whereas under the sale, loss of goods after the sale of goods is to be borne by the buyer। लेकिन सेल के केस में अगर हमारी सेल होने के बाद गुड्स गुम जाती हैं, लॉस हो जाती हैं, तो वो सारा लॉस जो है बायर को सहन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज 9th पॉइंट, सबमिशन ऑफ अकाउंट सेल। अंडर द कंसाइनमेंट द कंसाइनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट periodically एन अकाउंट सेल टू द कंसाइनर। तो कंसाइनमेंट के केस में जो कंसाइनी है उसे पीरियोडिकली एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अकाउंट सेल सबमिट करवाना होता है कंसाइनर को। पीरियोडिकली इन द सेंस क्वार्टरली भी दे सकता है या 6 मंथ्स के बाद भी दे सकता है या ईयरली बेसिस पे अकाउंट सेल जो है वो कंसाइनर को सबमिट कर सकता है। Whereas under the sale, the buyer is not required to send any account sale। लेकिन सेल के केस में जो बायर होता है उसे किसी भी तरह का कोई अकाउंट सेल सबमिट करवाना ज़रूरी नहीं होता। Next is 10th point, consideration of the transaction। The consideration for consignment is called commission, which is calculated as a fixed percentage on the sales value of the goods consigned and is determined by the consigner and consignee themselves। तो स्टूडेंट्स कंसाइनमेंट के केस में जो हमारा कंसिडरेशन होता है मींस अगर कंसाइनी हमारा सामान बेच रहा है कंसाइनर के बिहाफ पे, तो हम कंसाइनी को उसके काम के बदले में हमसे क्या दे रहे हैं, कोई सैलरी दे रही हैं, वेजेस दे रहे हैं या कमीशन दे रही हैं। तो कंसाइनमेंट के केस में हम उसे अपने कंसाइनी को कमीशन पे करते हैं जो कि एक फ़िक्स्ड परसेंटेज होता है। हमारा जो भी हमने सामान कंसाइन किया होता है उसकी जो सेल्स वैल्यू होती है उस पर एक फ़िक्स्ड कमीशन हम कंसाइनी को पे करते हैं और ये कमीशन जो है डिटरमिन किया जाता है बाय द कंसाइनर एंड द कंसाइनी देमसेल्फ। Whereas under the sale, the consideration for sale is called प्राइस। लेकिन सेल के केसेस में जो हमारा कंसिडरेशन होता है वो होता है प्राइस, क्योंकि बायर जो है प्राइस पे करता है सेलर को।
The consideration for sale is called price, which may be fixed by the mutual consent of the buyer and seller and may even sometimes be fixed by a third party. तो इस तरह से सेल के केसेस में जो हमारा कंसिडरेशन होता है, तो बायर जो है एक प्राइस पे करता है किसको, सेलर को, और ये जो प्राइस होता है फिक्स किया जाता है। नॉर्मली एक म्यूचुअल कंसेंट होती है कि हमारा बायर भी एग्री है, सेलर भी एग्री है एक प्राइस पे करने को और दूसरा रिसीव करने को। लेकिन कई केसेस में जो हमारा प्राइस होता है वो एक्चुअली थर्ड पार्टी के द्वारा फिक्स किया जाता है। नॉर्मली कंपनीज किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पहले से ही डिटरमिन कर देती है। नेक्स्ट इज 11th पॉइंट, इंस्ट्रक्शंस। द कंसाइनी नॉट बीइंग द ओनर ऑफ द गुड्स हैज़ टू एक्ट एंड डील विद द गुड्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसाइनर। तो स्टूडेंट्स, कंसाइनी जो होता है वो रियल ऑनर तो नहीं होता हमारी गुड्स का, लेकिन उसे एक्ट और डील गुड्स के साथ किस तरह से करना होता है। जैसे जैसे हमारा कंसाइनर हमें गाइड करेगा कि हमने मटेरियल को, सामान को किस तरह से हैंडल करना है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस एक कंसाइनी को फॉलो करनी पड़ती हैं। Whereas under the sale, a sale makes a buyer the absolute owner of the goods sold and accordingly he can deal with the goods in any manner he likes. लेकिन सेल के केस में जब हमारी सेल कंप्लीट हो जाती है तो बायर जो होता है वो जो भी गुड्स हमने बेची हैं उसका रियल ऑनर बायर बन जाता है। और उसी तरह से जो सामान हमने बेच दिया है, अब ये बायर की मर्ज़ी है वो अपने सामान के साथ किस तरह से डील करता है, वो उसकी मर्ज़ी है वो कैसे उसकी देखभाल करता है, उसका रख रखाव करता है। तो बायर जो होता है इज़ अ रियल ऑनर ऑफ द गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट इज 12th पॉइंट, केयर ऑफ गुड्स। In case of consignment, the consignee being a bailee has to take reasonable degree of care of the goods in his possession. तो कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनी जो है, जो भी सामान कंसाइनर उसे सेंड करता है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस सामान की अच्छे से देखभाल रखे। Whereas under the sale, in case of sale, once the goods are sold, the seller not concerned with the goods in any way cannot insist that the buyer has to take any degree of care of the same. लेकिन सेल के केसेस में जैसे ही हमारा सामान एक बार बेच दिया जाता है, लेकिन सेल के केस में जैसे ही हमारा सामान एक बार बेच दिया जाता है तो सेलर जो होता है उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो बायर को इंसिस्ट करे कि उसे एक कि बायर को अपने सामान की किस तरह से देखभाल करनी है, किस तरह से उसका रख रखाव करना है, तो उसकी सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं हो। नेक्स्ट इज 13th पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। अंडर कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट्स आर गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। कंसाइनमेंट्स आर गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। तो कंसाइनमेंट जो है गवर्नड एंड रेगुलेट किए जाते हैं by the provisions of law of agency. Whereas under the sale, sale is governed and regulated by the provisions of the Sale of Goods Act. लेकिन सेल जो है वो गवर्नड एंड रेगुलेटेड की जाती है, कंट्रोल की जाती है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर। नेक्स्ट इज 14th पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांजेक्शन। अंडर कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट इज कंसर्न विद द मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। तो स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट के केस में जो हमारा कंसाइनमेंट होता है तो वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। मीन्स किसी भी सामान को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा कंसाइनमेंट डील करता है। Whereas under the sale, sale is concerned with movable as well as the immovable property. लेकिन सेल के केस में सेल जो है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों से डील करती है। नेक्स्ट इज 15th पॉइंट, रिटर्न ऑफ गुड्स। अंडर कंसाइनमेंट, द गुड्स विच कैन नॉट बी सोल्ड बाय द कंसाइनी आर रिटर्नेबल टू द कंसाइनर। तो स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट के केसेस में जो गुड्स कंसाइनी नहीं बेच सका तो वो सारी जो गुड्स हैं वापस कंसाइनर को रिटर्न करनी होती है। Whereas under the sale, goods once sold are not returnable except in the cases of some special reasons like wrong or defective goods. तो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ सेल, सेल्स के केसेस में जो भी सामान हम एक बार कस्टमर्स को, बायर्स को बेच देते हैं तो वो हम उसे रिटर्न नहीं कर सकते। गुड्स once sold are not returnable. जो सामान बायर को बेच दिया है वो वापस नहीं हो सकता। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं कि अगर हमारा सामान ख़राब है या डिफेक्टिव है
किसी तरह की कोई कमी है उसमें, तो बायर ऐसे केसेस में अपना सामान जो है सेलर को वापस कर सकता है। नेक्स्ट इज 16th पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड अंडर कंसाइनमेंट ऑन डिस्पैचिंग द गुड्स कंसाइनर सेंड परफॉर्मा इनवाइस टू द कंसाइनी। सो स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट के केसेस में जब भी कंसाइनर गुड्स डिस्पैच करता है कंसाइनी को, तो कंसाइनर जो है एक परफॉर्मा इनवाइस कंसाइनी को सेंड करता है। और परफॉर्मा इनवाइस में काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसकी क्वालिटी, प्राइस, साइज़ के रिगार्डिंग, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो मेंशन होती हैं। ऑन डिस्पैचिंग द गुड्स कंसाइनर सेंड परफॉर्मा इनवाइस टू द कंसाइनी, वेयर इज अंडर द सेल द सेलर सेंड्स इनवाइस और सेल्स बिल टू द बायर। लेकिन सेल के केसेस में जो सेलर होता है वो इनवाइस या सेल्स बिल बायर को सेंड करता है। नेक्स्ट इज 17th पॉइंट, प्रॉफिट or loss on sale of goods under consignment. Consignment is not in any way concerned with profit or loss on sale. तो स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनी जो है किसी भी तरह से कोई प्रॉफिट है या लॉस है हमारी सेल पे, उससे डील नहीं करता। कंसाइनी को सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेसिस पे काम करना होता है, दैट्स इट। वेयर इज अंडर द सेल, आफ्टर द सेल इज कंप्लीट, प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द गुड्स बिलोंग टू द बायर। तो स्टूडेंट्स, जब भी सेल के केसेस में जब हमारी सेल कंप्लीट हो जाती है तो जो भी प्रॉफिट और लॉस हमारी गुड्स से सोल्ड से होता है, जो भी सामान हम बेचते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो सारा का सारा बायर से डील करता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन consignment and sale. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.